नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी फटाफट में, जहां हम आपके सभी सवालों के जवाब देंगे। कमोडिटी से जुड़े आपके कोई भी सवाल हो तो आप हमें भेज सकते हैं। हमारा नंबर है 9136934065। इस नंबर पे आप अपने सवाल हमें भेजें। अगले आधे घंटे तक 3 मेहमान हैं जो आज आपके सवालों के जवाब देने वाले हैं। हमारे साथ हैं सचिन गुप्ता हैं 5 पैसा कैपिटल से, प्रथमेश माल्या हैं एंजल वन से और अमित खरे हैं गंगानगर कमोडिटी से। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, सबसे पहले बात हम कर लेते हैं चांदी की, क्योंकि चांदी की तेजी टिक नहीं पाई। आज चांदी वापस से 91,000 रुपए के नीचे आ चुकी है। करीब करीब आधे % की गिरावट यहां पर घरेलू बाजार में आज चांदी में दिख रही है। वहीं इंटरनेशनल मार्केट में देखें तो $31.5 के करीब चांदी का भाव है, यानी यहां पर अब मुनाफा वसूली हावी हो गई है। क्या करना चाहिए सचिन जी? यहां पर चांदी की तेजी टिक नहीं पाई, अब आगे क्या लग रहा है आपको? गुड इवनिंग विश्वमोहन जी। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके का मोमेंटम पिछले कुछ टाइम से हम यहाँ पे चांदी में आता हुआ देख रहे हैं। ओवरऑल अगर हम देखें 84,000 83,000 के आसपास के लेवल्स थे, वहां से वन साइड हमने करीब 10,000 पॉइंट तक का अपवर्ड मोमेंटम देखा है। बट 94,000 94,500 के आसपास में जो है वो सिल्वर सस्टेन करते हुए नजर नहीं आ रही है। और पिछले 3 दिन से ही अराउंड दैट लेवल से जो है वो एक स्लाइट प्रॉफिट बुकिंग हम बोल सकते हैं, एक करेक्शन हम बोल सकते हैं कि देखने को मिल रहा है। हालांकि आज काफी इंपॉर्टेंट लेवल के आसपास में जो है वो सिल्वर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। एंड मुझे लग रहा है करीब 91,200 के आसपास के लेवल्स हैं। इन केस अगर वो लेवल्स वापस से सिल्वर टेस्ट करता है तो एक वापस से एक सेलिंग प्रेशर जो है वो कंटिन्यू होता हुआ नजर आ सकता है इंट्राडे में। सो 91,200 के अराउंड से एक बार सेल पोजीशंस बनाने की सलाह रहेगी। अप साइड में एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 91,700 का रहेगा। डाउन साइड में पोटेंशियल मुझे लग रहा है करीब 90,400 90,500 तक के लिए सिल्वर में देखने को मिल सकता है। ओवरऑल बाइंग ट्रेंड इंटैक्ट है, बट यस टाइम टू टाइम वाइज एक करेक्शन देखने को मिल सकता है। तो प्रॉफिट बुकिंग एक्सपेक्टेड है सिल्वर के अंदर 1 से 2 ट्रेडिंग सेशंस के लिए। 1 से 2 ट्रेडिंग डे में प्रॉफिट बुकिंग लग रही है और ये प्रॉफिट बुकिंग चांदी को 90,400 तक लेकर जा सकती है, ऐसा सचिन गुप्ता मानते हैं। और उन्होंने आज बिकवाली की सलाह दी है। 91,700 के स्टॉप लॉस के साथ आप चांदी को बेच सकते हैं। चलिए एक एक करके सवाल भी ले लेते हैं। गोल्ड और सिल्वर से जुड़े हुए काफ़ी सवाल है। जब्बार मंसूरी है भोपाल से, 91,930 रुपए पर चांदी 1 लॉट इन्होंने शॉर्ट कर रखा है। प्रथमेश जी, आप बताइए क्या लग रहा है आपको? चांदी शॉर्ट करना सही है? बने रहे शॉर्ट की पोजीशन में? अब तो 91,000 के नीचे भी है, और फायदा मिलेगा और गिरावट होगी क्या चांदी में? यस, इनको होल्ड करना चाहिए मेरे ख्याल से, और एक करीब एक 1,500 पॉइंट्स यहाँ पे गिरावट रह सकते हैं। इनका सेलिंग पॉइंट काफी अच्छा है। ये खड़े रहे अपनी पोजीशन पे और नीचे जो है 90,300 90,000 के करीब जो है इस पोजीशन को काटे। तो आपको लग रहा है कि यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन में बने रहना चाहिए। एक बार प्रथमेश जी के कॉल्स भी दिखा दीजिएगा चांदी पे। चांदी पे प्रथमेश जी की राय है 91,300 पर बेचे, 90,300 का टारगेट प्रथमेश जी ने दिया है। सेल कॉल है और सेल कॉल सचिन जी की भी है। 91,200 पे बेचने की सलाह है, 90,400 का टारगेट दिया है सचिन जी ने। तो बिल्कुल आसपास के टारगेट है। दोनों एक्सपर्ट्स की चांदी में आज बेचने की ही सलाह है। चलिए अगले दर्शक का सवाल ले लेते हैं। अगले दर्शक हमारे साथ है विकास है गाजियाबाद से। इन्होंने खरीदा है, इनका खरीद भाव हालांकि नीचे का है, 90,500 रुपये पे इन्होंने विकास जी ने चांदी खरीदा है। अब जानना चाह रहे हैं कि क्या करें। और साथ ही एक और सवाल इन्होंने ऐड किया है, चांदी और खरीदना चाहिए क्या इस गिरावट में? आज जो मुनाफा वसूली दिख रही है उसमें और खरीदारी करें और ऐड करें क्या? अमित जी, आप बताइए क्या करना चाहिए? 2 एक्सपर्ट्स हमारे बता रहे हैं चांदी बेचने के लिए 1 से 2 ट्रेडिंग डे के लिए। आपकी सलाह क्या है? इनकी बाइंग की पोजीशन है, क्या करे और ऐड करना चाहिए और खरीदना चाहिए क्या चांदी इनको? नमस्कार सुमन जी, मेरे को लगता है इनकी जो पोजीशन है 90,500 पे बाई की, उसको इनको होल्ड करना चाहिए क्योंकि ऑलरेडी अभी प्रॉफिट में है। और एक स्टॉप लॉस इनको मेंटेन करना चाहिए 89,700 रुपए का। एक डेली चार्ट के हिसाब से अगर मैं देखा हूँ, एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट था 90,000 के आसपास। तो ट्रेडिंग स्टॉप लॉस 89,700 रुपए का मेंटेन करें और अपनी पोजीशन में बने रहें। ऊपर में अगर इंट्राडे में 92,000 के आसपास प्राइसेस मिलते हैं तो वहां पे ही एक बार मुनाफा बुक कर सकते हैं। तो आपकी ये राय है इनके लिए। अगले दर्शक है मनु है जयपुर से। सोना इन्होंने 74,800 रुपए पे शॉर्ट किया है। इनको अभी नुकसान हो रहा है, उसी आसपास में, इनके शॉर्ट भाव के आसपास ही है। क्या करना चाहिए? अभी बने रहे शॉर्ट पोजीशन में, गोल्ड में बने रहना प्रथमेश जी सही होगा क्या? और क्या स्टॉप लॉस लगा ले उसके लिए?
इनको और शॉर्ट करना चाहिए और इनका जो एवरेज है वो अच्छा हो जाएगा, और नीचे मेरे ख्याल से एक अराउंड 1200 पॉइंट जो है गोल्ड में पॉसिबल है गिरावट दिखना को लग रही है। सचिन जी, आप भी सहमत है? 74,800 रुपए की शॉर्ट पोजीशन है मनु जयपुर की, और गिरावट दिख सकती है क्या गोल्ड में? जी बिल्कुल विश्वमोहन जी, मुझे लगता है पोजीशंस को होल्ड रख सकते हैं। एक स्टॉप लॉस जरूर रखेंगे अपने ट्रेड्स में, और स्टॉप लॉस रहेगा करीब 75,500 के अराउंड का। उसके स्टॉप लॉस के साथ में पोजीशन पे वेट कर सकते हैं। मुझे लग रहा है कि ये करेक्शन अगर कंटिन्यू रहेगा, 75,000 के लेवल्स अगर ब्रेक होते हैं डाउन साइड में, तो ये करेक्शन जो है करीब 74,300 74,200 तक के लिए कंटिन्यू होना चाहिए। तो वहां पर एक बार प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। 4,300 तक भी फिसल सकता है, तो आप थोड़ा और वेट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस का ध्यान जरूर रखिएगा, जो भी स्टॉप लॉस हमारे एक्सपर्ट बता रहे हैं उसका ध्यान रखिएगा आप जरूर मनु जी। और प्रथमेश जी की जो कॉल है 75,700 पे बेचने की सलाह है, टारगेट है उनका 75,500 का, और 75,400 का टारगेट है सचिन जी का। स्टॉप लॉस दिया है प्रथमेश जी ने 75,780 रुपए का। ये स्टॉप लॉस भी ज़रूर नोट कर लीजिएगा, ताकि मार्केट वॉलेटाइल होता है। हालांकि अभी भी पोजीशन इन लोगों की बेचने की ही है। अगले दर्शक का सवाल ले लेते हैं। नरुद्दीन है, ये है चेन्नई से। सोना इन्होंने खरीद रखा है, जानना चाह रहे हैं कि होल्ड करें या निकल जाए। अमित जी आप बताइए क्या करना चाहिए? इनकी बाइंग की पोजीशन है सोने में, होल्ड करना चाहिए या निकल जाना चाहिए? मेरे हिसाब से जिस हिसाब से ट्रेंड अभी पॉजिटिव चल रहा है और जियोपॉलिटिकल टेंशन जो अभी अराउंड द वर्ल्ड बने हुए हैं, इनको पोजीशन होल्ड करना चाहिए। मेरे लिहाज से जो मैंने आज का लेवल बनाया वो 75,500 दिसंबर वाले सोने की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि अक्टूबर वाला ऑलरेडी एक्सपायर हो चुका है। 75,500 के आसपास दिसंबर वाला गोल्ड खरीदारी करनी चाहिए। ऊपर मेरे को लगता है आज या कल के ट्रेडिंग सेशन में 76,000 के भाव देखने को मिल सकते हैं। नीचे में जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 75,250 का रहेगा, तो पोजीशन बना के रखनी चाहिए। 75,250 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें, और ऊपर में 76,000 के आसपास प्राइस मिलते हैं तो मुनाफा कर सकते हैं। अगले दर्शक हमारे साथ हैं, विक्की हैं मथुरा से। 90,135 रुपए पर चांदी खरीदा है, स्टॉप लॉस जानना चाह रहे हैं क्या करना चाहिए सचिन जी इनको? हालांकि आप दोनों एक्सपर्ट्स की आज सेल कॉल है। 90,135 पे इन्होंने खरीद रखा है, अभी तक इनको नुकसान नहीं हो रहा है, क्या करना चाहिए? एसएल बता दीजिए या निकल जाएं, अभी तक प्रॉफिट में है। मुझे लगता है कि एक बार अगर ये प्रॉफिट बुक कर सकते हैं तो बेस्ट रहेगा। इन लेवल्स पे एक बार प्रॉफिट बुक कर लीजिए, दैट वुड बी बेटर। बट अगर ये थोड़ा सा और रिस्क लेना चाहते हैं और पोजीशंस को कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो आई वुड सजेस्ट कि एक बार कॉस्ट का स्टॉप लॉस लग गया है। 90,100 का इनका अच्छा बाइंग है, तो कॉस्ट टू कॉस्ट का एक स्टॉप लॉस रख सकते हैं, और फिर उसके साथ में पोजीशंस में अगर बने रहना चाहते हैं तो फिर होल्ड कर सकते हैं। अगले दर्शक है निशु हैं मथुरा से, सिल्वर पे राय जानना चाह रहे थे। हालांकि दोनों एक्सपर्ट्स ने बता दिया, एक बार और प्रथमेश जी इनके लिए बता दीजिए कि सिल्वर में इनको क्या करना चाहिए और किस तरह से स्टॉप लॉस प्लेस करना चाहिए। इनकी बाई कॉल है 90,135 पे 5 लॉट इन्होंने बाई कर रखा है। 90,135 की 90,135 की प्रथमेश जी बाई कॉल है, क्या करें? 90,000 तक की वापस गिरने की पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है, तो बाइंग पोजीशन में थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, और अगर इनको थोड़ा सा भी प्रॉफिट मिलता है यहाँ पे निकल जाना चाहिए काउंटर से। ओके, तो अभी प्रॉफिट में आपको दिखे तो आपको निकलने की सलाह है, क्योंकि 90,000 तक गिरने की संभावना लग रहे हैं प्रथमेश जी को। रमेश हैं रायचूर से, कर्नाटक से, गोल्ड बाई करना है, किस रेट में बाई करें? पोजिशनल व्यू है इनका, 1-2 दिन का नहीं है, तो आप बताइए अमित जी, पोजिशनली अगर खरीदना है तो क्या करें, किस भाव पे खरीदे और कहां तक जा सकता है? थोड़ा एक आध हफ्ते का व्यू बताइएगा गोल्ड पर। दिसंबर वाला जैसा कि चार्ट में देख पा रहा हूँ, इसका जो प्रीवियस टॉप था 17 जुलाई 2024 का, वो था 75,380। दिसंबर वाले की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये जब तक इस प्राइस के ऊपर मार्केट है तब तक इनको पोजीशन जो है बाय साइड में रखना चाहिए। 75,300 रुपए का ओवरऑल देखा जाए, या फिर थोड़ा सा नीचे 75,250 के आसपास लगा सकते हैं। वो स्टॉप लॉस अगर लगा के ये मेंटेन करना चाहे तो रख सकते हैं। मेरे को लगता है दिवाली तक जो है गोल्ड का भाव 77,000 के आसपास देखने को मिल सकता है, क्योंकि अभी आगे चल के नवरात्रि और दिवाली की डिमांड, त्योहार की डिमांड मिलेगी। ऑलरेडी जियोपॉलिटिकल टेंशन मार्केट में चली रहा है, ट्रेंड पॉजिटिव है। तो ओवरऑल देखा जाए तो दिवाली तक का जो मेरा टारगेट है वो 77,000 के आसपास है। ट्रेंडिंग स्टॉप लॉस 75,250 का रखते हैं। अगले दर्शक हमारे साथ कृष्ण हैं दिल्ली से, कॉपर में जानना चाह रहे हैं कि क्या करना चाहिए। इनके पास 5 लॉट कॉपर है,
843 पे इन्होंने शॉर्ट कर रखा है। अभी भी नुकसान हो रहा है, हालांकि दिन के ऊपरी स्तरों से कॉपर अभी काफी नीचे आया है। प्रथमेश जी, और गिरावट आएगी? 843 की शॉर्ट पोजीशन है, रुके, इनको फायदा हो सकता है क्या? क्रिस्ट नाम है इनका। मेरे ख्याल से वापस शॉर्ट करे करीब 860 के करीब। ओवरऑल ट्रेड का स्टॉप लॉस लगा 865 और टारगेट दोबारा से नीचे 850 तक की उम्मीद कर सकते हैं। ओके, आप बता दीजिए क्रिश जी को 5 लॉट कॉपर 843 पे शॉर्ट कर रखा है, इसके नीचे भाव आएगा क्या सचिन जी? विश्वमोहन जी, मुझे लग रहा है कि आज की क्लोजिंग काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है कॉपर के लिए। इन केस अगर 853 के बिलो अगर कॉपर क्लोज होता है, देन ओनली वी कैन एक्सपेक्ट द स्लाइड करेक्शन। अदरवाइज मेरा जो व्यू है इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से वो बाइंग का है। मुझे लगता है कि 856 के अराउंड जो अभी कॉपर चल रहा था, अराउंड दैट लेवल एक बार बाय इनिशिएट कर सकते हैं। डाउन साइड में जो स्टॉप लॉस है वो 852 का रहेगा और अपसाइड पोटेंशियल मुझे लग रहा है 862 और 865 के लिए, क्योंकि इनकी बड़ी पोजीशन है, 4 से 5 लॉट होल्ड कर रहे हैं और मुझे लग रहा है ये होल्डिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्होंने पोजीशंस ली है। सो आई थिंक आज की क्लोजिंग का एक बार इन्हें वेट करना चाहिए। इन केस अगर क्लोजिंग आज का डे लो ब्रेक होता है और क्लोजिंग नियर अराउंड 852 853 के आसपास ही रहती है, तो फिर एक बार पोजीशन शॉर्ट में वेट किया जा सकता है। अदरवाइज पोजीशन से एग्जिट करिएगा अगर क्लोजिंग 860 के ऊपर देखने को मिलती है तो। ओके, अगले दर्शक है महेश अग्रवाल हैं, सोने में मौजूदा स्तरों पर क्या करें? प्रथमेश जी, करंट लेवल पर अगर गोल्ड में किसी को ट्रेड करना हो तो क्या सलाह देंगे प्रथमेश जी? ध्यान एक्चुअली नीचे की तरफ का है, तो करंट लेवल पर रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है वैसे तो, इसके लिए ट्रेड बैठ नहीं रहा है। बट इनको रैली मिलती है 75 700 के करीब, वहां पे बेचने की सलाह रहेगी। 75 780 के करीब का स्टॉप रहेगा और नीचे 75 550 के टारगेट रहेंगे। बट ओवरऑल मेरे ख्याल से गोल्ड और सिल्वर दोनों में ये पॉसिबिलिटी है कि नीचे का जो रुख है वो कंटिन्यू रहे आने वाले कपल ऑफ ट्रेडिंग सेशंस में। ओके, चलिए अगले दर्शक का सवाल ले लेते हैं। नवीन कोठारी हैं, सोना 1 महीने में 72,000 रुपए और चांदी 1 महीने में 84,000 रुपए तक आ सकती है क्या? अमित जी, आप बताइए वीकली चार्ट पर क्या लग रहा है आपको कि गोल्ड 1 महीने में 72,000 और चांदी 84,000 रुपए तक आएगी क्या? अभी ऐसे कुछ सर्कमस्टेंसेस बनते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रहा है। अभी त्योहारी मांग भी लगभग 3 अक्टूबर से निकल के आएगी, दिवाली की जो है डिमांड भी देखने को मिलेगी। तो ओवरऑल देखा जाए, मेरे को लगता है 75,000 के नीचे अभी मार्केट जाता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इनको खरीदारी की सलाह रहेगी, 75,500 के करीब खरीदारी करें। 75,250 के नीचे का एक स्टॉप लॉस लगा। मेरे को लगता है दिवाली तक 77,000 के भाव इनको देखने को मिलेंगे। नहीं तो चांदी की अगर मैं बात करूँ तो चांदी का जो मैंने सपोर्ट बताया था 89,700, जब तक इसके ऊपर प्राइसेस सस्टेन कर रहे हैं तब तक बाय साइड का ही ट्रेडिंग को लेके चलना चाहिए। मेरे को लगता है अभी रिसेंट में जैसे कि इसने 94,138 का हाई अभी 3-4 दिन पहले बनाया था, वो वापस फिर से रिटेस्ट कर सकता है। 89,700 के नीचे जाने पे ही इनको बिकवाली करनी चाहिए। ओके, चलिए तो ये सलाह आपके लिए है। अगले दर्शक हमारे साथ है अशोक हैं अमरावती से। गोल्ड क्या 70,000 रुपए तक आएगा क्या? आपको क्या लग रहा है सचिन जी, 70,000 रुपए तक गोल्ड आ सकता है क्या नीचे? इतनी गिरावट की संभावना है क्या? विश्वमोहन जी, बाइंग ट्रेंड कंटिन्यूसली इंटैक्ट है और जिस तरीके से अमित जी ने अभी बात की है कि फिजिकल डिमांड बढ़ने की उम्मीद है त्योहारी सीजन में, एंड उसके बाद में मैरिज और वो सब स्टार्ट हो जाएगा। सो फिजिकली डिमांड काफी ज्यादा आने की एक्सपेक्टेशंस है। साथ ही साथ में अगर मैं टेक्निकली भी देखूं तो 74,000 के आसपास के अच्छे लेवल्स थे जिसको मार्केट ने ब्रेक किया है और फर्दर सस्टेन करता हुआ नजर आ रहा है। तो 70,000 की पॉसिबिलिटीज तो मुझे नहीं लग रही है, बट हाँ अगर कोई डिप मिलती है तो करीब 74,000 और नेक्स्ट बेस्ट टू बेस्ट जो है वो करीब 72,000 तक के लेवल्स जो है वो गोल्ड पे नियर टू शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकते हैं। बट हाँ 70,000 तक की पॉसिबिलिटीज एट प्रेजेंट अभी नजर नहीं आ रही है। उनका एक और सवाल है अशोक अमरावती जी का, ये कॉटन के एक 2,700 रुपए तक आ सकता है क्या? दिसंबर का बाद लंबे समय से सुस्ती दिखा रहा है 2,900 से 3,050 के रेंज में। अमित जी, आपको क्या लग रहा है 2,700 कॉटन सीड ऑयल के संभव है क्या? थोड़ा सा टाइम लग सकता है, इतना बड़ा टारगेट मैं अभी रिसेंट में नहीं दूंगा। अगर शॉर्ट टर्म की मैं बात करूं तो 3,030 के आसपास आज ही मैंने बिकवाली का एक ट्रेड इसमें लिया है। 3,075 रुपए का स्टॉप लॉस लगाकर नीचे में 2,940 रुपए के आसपास के टारगेट दिए। 29 नीचे अगर प्राइसेस सस्टेन होते हैं तो जरूर इनको 2700 के भाव मिलेंगे। अदरवाइज इसका 3,030 3,050 से लेकर नीचे में 2,940 की ही रेंज रहेगी। चलिए अब कुछ और फटाफट से और सवाल ले लेते हैं। दर्शक आज काफी ज्यादा गोल्ड सिल्वर पे पूछ रहे हैं। विकास गाजियाबाद से एक और सवाल इन्होंने भेजा है। 90,680 रुपए में 25 किलो चांदी इन्होंने खरीद रखी है।
विकास नाम है, गाजियाबाद यूपी से इन्होंने सवाल भेजा है। क्या करना चाहिए अमित जी इनको? 90,680 रुपए की बाइंग है, फिजिकल के बायर लग रहे हैं, क्या करें? बिल्कुल बने रहना चाहिए, जैसा कि मैंने अभी रिसेंट बताया 89,700 रुपए का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके रखें। इंट्राडे या फिर कल तक मेरे को लगता है 92,000 के आसपास के भाव जो है सिल्वर में देखने को मिल सकते हैं। अगर ये शॉर्ट टर्म ट्रेडर है तो 92,000 के आसपास प्रॉफिट बुक करें और वापस फिर से 91,000 या 90,500 का भाव मिलता है तो वहां पर फिर से 89,700 रुपए के स्टॉप लॉस से बाय कर सकते हैं। अगले दर्शक है हमारे साथ, अमित है नासिक से, नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल, क्या करना चाहिए? इंट्राडे की स्ट्रेटजी जानना चाह रहे हैं। प्रथमेश जी बता दीजिए, क्रूड पे और नेचुरल गैस में आपकी रणनीति क्या है? प्रथमेश जी आपसे सवाल था। क्रूड पे मेरे ख्याल से बेचना चाहिए 5750 पे अक्टूबर वायदा, 530 का स्टॉप रखना चाहिए, टारगेट नीचे में 5550 के लिए रहेंगे। नेचुरल गैस में ऑप्शंस में बाय करने की सलाह रहेगी, 240 का एट द मनी कॉल ऑप्शन है वो बाय करने की सलाह रहेगी, 16 रुपए के प्रीमियम पे मिल रहा है, 12 रुपए का स्टॉप लॉस लगा और टारगेट 26 के लिए रखें। ये सलाह है आपके लिए यहाँ पे नेचुरल गैस में और कच्चे तेल में। नेचुरल गैस यहाँ पे खरीदारी की सलाह आ रही है, लेकिन क्रूड को बेचने की सलाह है। कॉल एक बार फिर से आपके लिए रिपीट कर देते हैं, 5,750 में आपको क्रूड बेचनी है, 5,550 रुपए के टारगेट के लिए। स्टॉप लॉस है 5,830 का। और नेचुरल गैस ऑप्शंस भी आप खरीद सकते हैं, 240 के स्ट्राइक की कॉल ऑप्शंस खरीदने की सलाह, यानी तेजी की पोजीशन आपको नेचुरल गैस में बनानी है और मंदी की पोजीशन आपको क्रूड ऑयल में बनानी है, ये प्रथमेश जी को लगता है। और ऑप्शंस की रणनीति भी आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है। चलिए कुछ और दर्शकों का सवाल ले लेते हैं। हमारे साथ अगले दर्शक है, ये जानना चाह रहे हैं हल्दी को लेकर कि हल्दी में क्या करना चाहिए। नाम इन्होंने नहीं भेजा। हल्दी में आज गिरावट काफी ज्यादा थी। अमित जी आप बताइए, हल्दी आज 3% से ज्यादा टूट गई, आगे क्या लग रहा है? हल्दी में और गिरावट है? बिल्कुल, ओवरऑल देखा जाए तो फंडामेंटल और टेक्निकल के लिहाज से गिरावट ही रहेगी। जैसा कि मैंने लास्ट सेशन में भी डिस्कस किया था कि 15,100 के ऊपर जब तक हल्दी वायदा नहीं निकल रहा है, अक्टूबर वायदा, तब तक इसने जो है खरीदारी से बचना चाहिए। उसके स्टॉप लॉस के साथ बिकवाली कर सकते हैं। तो 14,300 के आसपास भाव अगर कल मिलते हैं तो बिकवाली करें। 15,100 रुपए के ऊपर का स्टॉप लॉस लगा, पोजिशनल ट्रेड है। नीचे में 13,300 रुपए और ओवरऑल देखा जाए तो 12,200 तक के प्राइसेस भी अक्टूबर वायदा हल्दी में देखने को मिल सकते हैं। चलिए अब बात एग्री मार्केट में शुगर सेक्टर को लेकर करते हैं और ये एक्सक्लूसिव खबर लेकर हमारे सहयोगी समीर दीक्षित मौजूद है। खबर ये आ रही कि सरकार शुगर एक्सपोर्ट के बैन को आंशिक राहत देने पर विचार कर रही है। इसको लेकर अब सचिवों की जो कमेटी है उनकी बैठक भी होने वाली है, उसमें क्या फैसला होता है अब देखते हैं। लेकिन एक एक्सक्लूसिव खबर लेकर हमारे सहयोगी समीर मौजूद है। समीर बताइए क्या डिटेल्स है इस पर? जी बिल्कुल, शुगर सेक्टर में जो तेजी या पॉजिटिविटी नजर आ रही है उसके पीछे 3 बड़ी वजह हैं। लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि लेटेस्ट डेवलपमेंट किस डायरेक्शन में है। सूत्र ये बता रहे हैं कि शुगर पर जो फिलहाल एक्सपोर्ट पे बैन लगा हुआ है उस पर सरकार कुछ हद तक छूट दे सकती है और इस दिशा में बेहद गंभीरता से विचार किया जा रहा है। यही नहीं, इसी हफ्ते कमेटी ऑफ सेक्रेटरी यानी कि जो संबंधित मंत्रालय हैं, उपभोक्ता मंत्रालय, खाद्य मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय, इन तमाम मंत्रालय के सचिवों की जो समिति है वो एक बैठक करने जा रही है। और सूत्रों की माने तो इस बैठक में शुगर एक्सपोर्ट पर क्या छूट दी जा सकती है, इस अहम मसले पर चर्चा की जा सकती है और कुछ इस पर नतीजा या अहम फैसला लिया जा सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि सरकार का मत है कि फिलहाल वो एक कंफर्टेबल पोजीशन में है। एक अच्छे मानसून होने की वजह से जो प्रोडक्शन है शुगर का इस शुगर सीजन में वो अनुमान से बेहतर रह सकता है। हालांकि इंडस्ट्री एस्टिमेट की अगर आप बात करें तो इसमा का अनुमान है कि इस शुगर सीजन में जो शुगर प्रोडक्शन रहेगा वो तकरीबन 33.31 मिलियन टन के आसपास रह सकता है। ये एक बात है। दूसरी बात है, सरकार का मानना है कि अगर एथेनॉल डाइवर्जन को भी देख लें, अगर बफर स्टॉक को भी हम देख लें तो उस हिसाब से ये 3 अहम पहलुओं के बाद भी सरकार के पास एक पर्याप्त शुगर रह जाता है जिसको वो एक्सपोर्ट के लिए अलाउ कर सकते हैं। तो उस डायरेक्शन पे गंभीरता से विचार किया जा रहा है। माना यह जा रहा है कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो तकरीबन 10 से 15 LMT शुगर के एक्सपोर्ट के लिए राहत यहां पर मिलती हुई नजर आ सकती है। और जैसा मैंने शुरुआत में कहा कि 3 पॉजिटिव कारण इस वक्त शुगर सेक्टर में नजर आ रहे हैं। पहला
तो यही है कि शुगर एक्सपोर्ट पर कुछ हद तक राहत। दूसरी बात यह है कि एथेनॉल प्राइजेस के रिवीजन पर सरकार बेहद गंभीरता से विचार कर चुकी है और फैसला उम्मीद ये की जा रही है कि बहुत जल्द महीने 1.5 महीने के भीतर लिया जा सकता है। कैबिनेट की तरफ से एथेनॉल प्राइजेस में बढ़ोतरी का फैसला होता हुआ हम देख सकते हैं। और तीसरा जो पॉजिटिव रीजन हमें नजर आ रहा है वो ये है कि सरकार ने ये भी अपनी तरफ से इंडिकेट किया है कि जो शुगर के मिनिमम फ्लोर प्राइस है, जो उसकी एमएसपी है, उसकी वैल्यू पर भी बढ़ाने पर विचार कर रही है और उस दिशा में भी कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट होता हुआ या उसको बढ़ाने की तरफ सरकार जल्द फैसला ले सकती है। जी शुक्रिया समीर पूरी डिटेल्स बताने के लिए। तो 3 बड़े फैसले की उम्मीद है। एक, यहाँ पर एक्सपोर्ट खोलने की डिमांड चल रही है। इंडस्ट्री जो बॉडी है इस्मा ने भी कहा था कि 20-25 लाख टन हमारे बफर और हमारी खपत के बाद भी बच रहे हैं, तो उसे एक्सपोर्ट की इजाज़त नए सीजन में सरकार को देनी चाहिए। इस बार बम्पर क्रॉप की भी संभावना है, बम्पर चीनी उत्पादन। एथनॉल के लिए डाइवर्जन के बाद भी चीनी इतनी बचेगी कि आपको एक्सपोर्ट करने की इजाज़त देनी चाहिए, तो आंशिक राहत मिल सकती है। दूसरी खबर यह है कि एथनॉल के प्राइसेस जल्द बढ़ाए जा सकते हैं, इसका ऐलान हो सकता है क्योंकि 22-23 के बाद से एथनॉल के दाम नहीं बढ़े हैं और साथ ही चीनी की मिनिमम सेलिंग प्राइस भी बढ़ सकती है। चलिए अब अगली अहम खबर की ओर रुख करते हैं, वो है मॉनसून सीजन को लेकर। मॉनसून सीजन का आज आखिरी दिन था। 1 जून से 30 सितंबर का जो मॉनसून सीजन होता है वो आज खत्म हो गया। पूरे सीजन की अगर बात करें तो सामान्य से 8% ज़्यादा बारिश हुई है। मौसम विभाग के अनुमान से भी ये ज़्यादा है और 4 साल में सबसे ज़्यादा बारिश हुई है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ महेश पलावत जी हैं, स्काईमेट के साइंटिस्ट हैं। महेश जी बताइए कि क्या इस बार कितने सालों के बाद इतनी अच्छी बारिश हुई है? ये अभी कई साल हो गए, मतलब जब पिछले जो 4 साल हैं उसको तो मान के चलिए कि 3 साल लानीना था, उसके बाद अल्नीनो था। पिछला साल 94% पे था, तो ये जो खत्म हुआ है वो 107.76% पे, मतलब एक तरह कह सकते हैं कि सीधा 108% पे खत्म हुआ है। और ये सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार लानीना बनने की उम्मीद थी, लेकिन लानीना नहीं बना और न्यूट्रल कंडीशन में ही इतना अच्छा मानसून हुआ है। इससे पहले अगर हिस्टोरिकली देखा जाए तो जो न्यूट्रल कंडीशन थी जब भी होती थी तो उसमें मानसून 102 या 103% से ज्यादा नहीं होता। केवल 1900 में हुआ था, 1990 में हुआ था, जो 106% हुआ था जब न्यूट्रल कंडीशन थी। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि लानीना न होने के कारण, इंडियन ओशन डाइपोल पॉजिटिव न होने के बावजूद भी 108% का मानसून समाप्त हुआ है। जी ओके सर, ये मानसून की वापसी को लेकर लोग काफी कुछ जानना चाहते हैं कि कब तक ये पूरी तरह से मानसून की वापसी होगी, उस फ्रंट पर क्या अपडेट है सर? देखिए, ये जो मानसून पूरी तरह से जो वापस होता है उसकी डेट है 15 अक्टूबर, यानी पूरे भारत से विड्रॉ हो जाता है। उसके बाद नॉर्थ ईस्ट मानसून शुरू हो जाता है। तो इस बार आपने देखा होगा कि जो नॉर्मल डेट है वो रिवाइज तो हो गई है 2-3 साल पहले। 17 सितंबर से मानसून की वापसी की नॉर्मल डेट है। इस बार 23 सितंबर से थोड़ा सा हटा था मानसून कच्छ और राजस्थान से, और 24 तारीख को पंजाब हरियाणा के कुछ इलाकों से, उसके बाद रुका हुआ है। लेकिन अब पश्चिमी हवाएं आ गई हैं, दिल्ली एनसीआर के साथ साथ पंजाब हरियाणा में पश्चिमी हवाएं आ गई हैं, विपरीत चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बन गया है। तो अब कंडीशन फेवरेबल हो रही हैं। तो अगले 24 घंटों में मानसून थोड़ा सा विड्रॉ होना शुरू हो जाएगा कुछ और इलाकों से, आप कह सकते हो कि राजस्थान, पंजाब, हरियाणा से, और 2 या 3 दिन के अंदर ही दिल्ली से भी मानसून हट जाएगा। और उसके बाद आप कह सकते हो कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान, गुजरात, ये सारे इलाके जो है यहाँ से मानसून जो अक्टूबर के पहले सप्ताह के एंड तक, मतलब आप कह सकते हो, हट जाएगा। शुक्रिया महेश जी, आपने वक्त निकाला और हमारे दर्शकों को बताया कि पूरे मानसून सीजन में कितनी बारिश हुई है, और ये अनुमान से भी बेहतर इस बार का मानसून सीजन रहा है और करीब सामान्य से 8% ज़्यादा बारिश हुई है और 4 साल में सबसे अच्छी बारिश हुई है। और देश के ज़्यादातर हिस्से, बिहार, पंजाब जैसे कुछ चंद राज्यों को छोड़ दे तो ज़्यादातर हिस्सों में शानदार बारिश हुई है। इसी नोट के साथ हम कमोडिटी फटाफट को यहीं ख़त्म करेंगे। शुक्रिया प्रथमेश जी आपका, अमित जी और साथ ही सचिन गुप्ता जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब दिए, हालांकि बहुत सारे सवाल रह भी गए हैं, उनके जवाब हम कल देने की कोशिश करेंगे। तो कमोडिटी फटाफट में फिलहाल इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।